साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल ज्ञान पथ इंस्टीट्यूट में। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और साथ साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे प्रतिरक्षी के प्रकार के बारे में, यानी एंटीबॉडी कितने प्रकार का होता है। ठीक है, और एंटीबॉडी क्या होता है, इससे रिलेटेड टॉपिक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम सीखते हैं कि प्रतिरक्षी के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो प्रतिरक्षी प्यारे बच्चों 5 प्रकार का होता है, यानी एंटीबॉडी कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। प्रतिरक्षी 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहला प्रतिरक्षी क्या है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स जी। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में IgG भी कहा जाता है, यानी IgG यानी IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स और G का मतलब यहाँ पे ये जो G होता है एंटीबॉडी का प्रकार वो होता है। ठीक है, तो यानी पहला प्रकार क्या होता है? IgG। ठीक है, इसी प्रकार से जो दूसरा होता है वो होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स M। क्या होता है? M, यानी जिसको IgM बोला जाता है। क्या बोला जाता है? IgM। तीसरा होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स A, जिसको IgA बोला जाता है, IgA। और चौथा होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स D, IgD। ठीक है, और पांचवा होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स E, IgE। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों एंटीबॉडी यानी इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, यानी IgG, IgM, IgA, IgD और IgE। अब हम सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स G के बारे में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स है, ठीक है, यानी इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो G है ये सीरम में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी अगर पेपर में पूछा जाता है कि सीरम में कौन सी एंटीबॉडी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है तो वो है IgG। कौन है? IgG है। ठीक है, यानी सीरम में सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अब दिमाग में ये भी होगा कि सीरम क्या होता है सर, तो यहाँ पे बता देते हैं प्यारे बच्चों, यानी जो सीरम होता है ये रुधिर से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? रुधिर से प्राप्त किया जाता है। यानी जब हम रुधिर का सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उससे हमको क्या प्राप्त होता है? सीरम प्राप्त होता है। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि रुधिर की संरचना क्या होती है, घटक क्या होता है, इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो यानी जो रुधिर होता है उसमें से अगर रुधिर कणिकाएं, ठीक है, रुधिर कणिकाओं का मतलब जो उसमें RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है, तो इन रुधिर कणिकाओं को और साथ साथ जो है रुधिर को जमाने वाला जो पदार्थ होता है, कारक होता है, फाइब्रिनोजन जिसे कहा जाता है, उसको अगर निकाल दिया जाए तो जो बचा तरल पदार्थ होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। सीरम में सबसे अधिक मात्रा में जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो IgG होती है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि यानी संपूर्ण, क्योंकि जो एंटीबॉडी जो होती है 5 प्रकार की होती है। संपूर्ण IgG, या ऐसा बोल सकते हैं संपूर्ण सीरम, यानी सीरम के अंदर जितनी IG होती है, यानी जितनी इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स होती है उसमें जो IgG होती है, IgG ये जो है 75% होती है। कितनी होती है? 75% है। यानी सीरम के अंदर जितनी एंटीबॉडी होती है उस
पूरे का जो टोटल 75% जो एंटीबॉडी होती है वो IgG होती है। कौन सी होती है? IgG होती है। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो आपकी एंटीबॉडी जो G होती है, कौन सी एंटीबॉडी जो G होती है, ये यानी ये क्या करती है, जो विकसित हो रहे भ्रूण होते हैं, ठीक है, कौन से विकसित हो रहे हैं, यानी विकसित हो रहे भ्रूण को क्या करती है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ये बात याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो एंटीबॉडी G होती है ये अपरा को पार करके इधर उधर आ जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो एंटीबॉडी G होती है ये भ्रूण के अंदर प्रवेश करके भ्रूण को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है। अब निष्क्रिय प्रतिरक्षा और सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है इसकी भी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया बच्चों यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स G। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरी एंटीबॉडी जो हमारी है इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन सी? M। ठीक है, यानी इसको हम IgM बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IgM बोलते हैं। अब यहाँ पे जो इम्यूनोग्लोबुलिन जो M होती है ये सीरम में सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है। यहाँ पे समझिएगा इस बात को कि ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, जबकि सीरम में सबसे बड़ी एंटीबॉडी जो होती है वो IgM होती है। यानी सबसे बड़ी एंटीबॉडी जो होती है वो IgM होती है। अगर हम संपूर्ण सीरम IG की बात करें, यानी पूरे सीरम में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स की जो मात्रा होती है उसका ये 5 से 10% ही भाग होती है। यानी 75% तो आपकी IgG होती है, लेकिन 5 से 10% कौन सी होती है? IgM होती है। यानी संपूर्ण टोटल सीरम IG, ठीक है, IgM जो होती है वो कितनी होती है? 5 से 10% होती है। ठीक है, हाँ, यानी संपूर्ण सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन की ये क्या होती है? 5 से 10% ही होती है। और ये जो है जो एंटीबॉडी M होती है ये एंटीजन के किसके? एंटीजन के प्राथमिक या प्रथम अनुक्रिया के फलस्वरूप जो है उत्पन्न होती है। एंटीजन के प्राथमिक अनुक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, फलस्वरूप उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि यानी एंटीबॉडी जो M होती है ये सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है। पेपर में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी कौन सी होती है? M होती है, क्योंकि इसमें जो है एंटीबॉडी के 5 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं? 5, यानी ये पेंटामर होती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी होती है और जो है पूरे इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन की या प्रतिरक्षी की जो है ये 5 से 10% भाग होती है। और ये कब उत्पन्न होती है? जब कोई एंटीजन या रोगजनक पहली बार शरीर में जो है आक्रमण करता है या प्रवेश करता है, उस समय जो एंटीबॉडी सबसे पहले बनती है वो आपकी कौन सी होती है? IgM। ठीक है, यानी ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यानी किसी भी रोगाणु के या प्रतिजन के प्रवेश करने पर प्रथम जो है एंटीबॉडी कौन सी बनती है? तो प्रथम कौन सी बनती है? IgM बनती है। ठीक है, याद रखना है। अब बात करेंगे हम तीसरे प्रतिरक्षी के प्रकार के बारे में। ठीक है, तीसरे यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन सी है? A। ठीक है, जिसको IgA बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, ये प्यारे बच्चों क्या है? ये जो है प्रतिदिन
क्या है बच्चों, प्रतिदिन सबसे अधिक मात्रा में जो बनने वाली एंटीबॉडी होती है वो IgA होती है। ध्यान से समझिएगा, यानी प्रतिदिन सबसे अधिक उत्पन्न होने वाली ठीक है, होने वाली प्रतिरक्षी है। ठीक है, प्रतिदिन सबसे अधिक उत्पन्न होने वाली पर जो प्रतिरक्षी है वो IgA है। ठीक है, ये कितने % पाई जाती है, यानी ये संपूर्ण सीरम Ig का कितना भाग होता है, ये 15 से 20% होता है, 15 से 20% होता है। ठीक है, ये बात याद रखना, यानी संपूर्ण सीरम एंटीबॉडी का 15 से 20% जो होता है वो IgA होता है। और ये कहाँ पाई जाती है, तो प्यारे बच्चों ये देह श्रावण जो पदार्थ होते हैं, कौन से, देह श्रावण। अब कहोगे कि देह श्रावण पदार्थ कौन से होते हैं भाई, देह श्रावण पदार्थ। अब देह श्रावण पदार्थ में कौन आता है, जैसे आता है बच्चों लार। ठीक है, लार में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA पाई जाती है। उसके बाद आंसू, भैया आंसू में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA पाई जाती है। उसके बाद कोलेस्ट्रम, प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रम। ठीक है, अब कोलेस्ट्रम क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। कोलेस्ट्रम यानी प्रथम स्तन इसको भी कहा जाता है, यानी प्रसव के बाद माता की स्तन ग्रंथियों से जो दुग्ध स्रावित होता है कुछ समय तक, वो क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है। ये बात याद रखना है। तो कोलेस्ट्रम में सबसे अधिक मात्रा में पेपर में आता है प्यारे बच्चों कि यानी कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है या कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो प्यारे बच्चों वो कौन सी होती है, IgA होती है। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रम में ये पाई जाती है। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों यानी श्वसन पथ, ठीक है, श्वसन पथ तथा मूत्रोजनन पथ, ठीक है, मूत्रोजनन पथ श्रावी पदार्थ में, ठीक है, श्रावी पदार्थ में। ठीक है, यानी श्वसन पथ, ठीक है, श्वसन पथ में जो पदार्थ होता है, जो स्रावित पदार्थ होता है उसमें, और मूत्रोजनन पथ में भी जो स्रावी पदार्थ निकलता है उसमें भी आपकी कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है, यानी सबसे अधिक मात्रा में बनने वाली जो है प्रतिदिन जो है एंटीबॉडी होती है IgA। ये संपूर्ण सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन क्या या प्रतिरक्षी का 15 से 20% भाग होती है। ये देह श्रावण पदार्थ यानी लार, आंसू, कोलेस्ट्रम, श्वसन पथ तथा मूत्रोजनन पथ श्रावी पदार्थों में भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और रोगों से रक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया प्यारे बच्चों तीसरा प्रतिरक्षी IgA। अब हम बात करेंगे चौथे प्रतिरक्षी के बारे में जो कि है हमारा IgD, यानी चौथा क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स D, IgD। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बात करेंगे बच्चों कि इसकी मात्रा कितनी होती है। ठीक है, इसकी मात्रा कितनी होती है भाई, तो यानी संपूर्ण सीरम IG का ये 1% से भी कम भाग होती है, 1% से भी कम, मतलब सीरम में ये 1% से भी कम पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, ये बी कोशिकाओं की जो है, बी जो हमारी बी सेल होती हैं उनकी कोशिका कला में पाई जाती है। ठीक है, या बी कोशिकाओं में, ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि ये बी कोशिकाओं में जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बी कोशिकाओं में ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, मतलब ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और साथ साथ ये क्या करती है, ये बी कोशिकाओं को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करती है, यानी ये एंटीबॉडी, क्योंकि बी कोशिकाएं ही एंटीबॉडी बनाती हैं तो एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करती है, एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो याद रखना
कौन सी ऐसी एंटीबॉडी होती है जो बी कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, या कौन सी ऐसी एंटीबॉडी होती है जो एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो वो आपकी एंटीबॉडी डी जो होती है ये बी कोशिकाओं में पाई जाती है और अन्य एंटीबॉडी को बनाने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों 4 एंटीबॉडी। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे अगली एंटीबॉडी जो कि है हमारी IgE। ठीक है, चलो यानी अगली एंटीबॉडी कौन सी है 5वीं। ठीक है, यानी कौन सी है IgE। अब ये एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है, सबसे पहले ये जान लो। तो प्यारे बच्चों ये एंटीबॉडी जो होती है ये बेसोफिल, कौन सी बेसोफिल्स तथा मास्ट कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं, मास्ट कोशिकाओं की सतह पर पाई जाती है। मास्ट कोशिकाओं की सतह पर पाई जाती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये जो है ये एंटीबॉडी क्या काम करती है, अस्थमा, मतलब अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या करती है ये अस्थमा। ठीक है, उसके साथ पराग ज्वर, इसको हे फीवर भी कहा जाता है, हे फीवर। ठीक है, और इसके साथ साथ एनाफाइलेटिक शॉक के लिए उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। यानी ये अस्थमा, पराग ज्वर, ये सब के सब क्या है, ये सब एलर्जी वाले लक्षण है, मतलब बहुत ज़्यादा उच्च एलर्जी लेवल होता है। ठीक है, तो यानी अस्थमा, पराग ज्वर, यानी जब एंटीबॉडी जो आपकी ई होती है इसकी मात्रा जब बढ़ती है तो वो व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के अंदर जो है ये सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे अस्थमा हो गया, पराग ज्वर हो गया, एनाफाइलेटिक शॉक हो गया। ये सब क्या है, उच्च लेवल के एलर्जी हैं। ठीक है, और इन सभी के लिए जो है उत्तरदायी होती है कौन सी, हमारी एंटीबॉडी ई। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे किसके बारे में, यानी प्रतिरक्षी प्रक्रिया के बारे में, यानी जिसको कहा जाता है प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।